104 लोग वापस आए हैं, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है, जा सकती है। रीजन बिहाइंड अब 104 लोग ही क्यों? देश में हमारी जान को खतरा है और इसकी वजह से हमारे को यहाँ पे शरणार्थी दी जाए, शरणार्थी बनाया जाए, या फिर रिफ्यूजी दी जाए, या असाइलम अप्लाई किया जाए। कबूतरबाजी और डोंकी वर्ड का मतलब क्या है कि वो लोग, वो एप्लीकेंट जो एजेंट के पास जाता है और स्टूडेंट वीजा या विजिटर वीजा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, एजेंट्स के चक्रों में पड़ के बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। अभी अभी इलेक्शन होके हटे हैं जिसमें ट्रंप गवर्नमेंट जीत के अपने आप को सामने लेके आई है, तो पैदल जंगल के रास्ते, पानी के रास्ते, किश्तियों में, तालाब में और समंदरों के रास्ते लोगों को, जंगल के रास्ते जिसमें जान जाने का खतरा भी रहता है और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, तो वो लोग डोंकी के रास्ते जाते हैं जिनको यहाँ से कोई भी एम्बेसी वीजा नहीं देती है। विदेशों में जाकर पैसा कमाने, तरक्की करने और ठाठ से जीने के लिए लोग विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अवैध तरीके से विदेशों में जाने का रुख करते हैं। जैसे कि डोंकी शब्द तो आपने सुना ही होगा। डोंकी शब्द जितना सुनने में आसान है, उतना ही इसका रास्ता मुश्किल है। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी अभी ट्रंप सरकार ने 104 युवाओं को इंडिया में वापस भेज दिया, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वास इंटरनेशनल से मुकेश बराड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू, नमस्ते सबको। सर, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि जो 104 युवा ट्रंप सरकार ने इंडिया में वापस भेजे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो क्यों वापस आ गए इंडिया? सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा कि सबको पता कि अभी अभी इलेक्शन होके हटे हैं जिसमें ट्रंप गवर्नमेंट जीत के अपने आप को सामने लेके आई है, तो ट्रंप का जो चुनावी मुद्दा था वो यही था कि जितने भी इलीगल तरीके से लोग, ना सिर्फ इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तानी और अदर एशियन कंट्री से भी जो इलीगल ओवरस्टे लोगों को वहाँ पे रखा हुआ लोगों ने, पिछली सरकार जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी, उनको निकालने का एक मुद्दा, एक चुनावी मुद्दा गरमाया था, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी वोटिंग भी हुई थी, लोकल लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसके चलते ट्रंप ने ये एक्शन लिया। सर, जो भी ये लोग अवैध तरीके से बाहर जा रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो बाहर जो भी कोई जाता है, चाहे वो लीगल तरीके से जाता है, चाहे इलीगल तरीके से जाता है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा की बात करो, चाहे वर्क परमिट की बात करो, चाहे पीआर की बात करो, पैसा कमाना सबका मकसद है मैडम। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है, जो लोग वीज़ा लेके ओवरस्टे करते हैं वो भी इलीगल हैं। बट डोंकी के लिए जिन रास्तों को, जो कबूतरबाजी जो कहते हैं जिसको हम लोकल लैंग्वेज में, वो बेसिकली क्या है, कबूतरबाजी और डोंकी वर्ड का मतलब क्या है कि वो लोग, वो एप्लीकेंट जो एजेंट के पास जाता है और स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको कोई भी एम्बेसी या गवर्नमेंट, अगर आज हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट, अगर अमेरिकन एम्बेसी जिन लोगों को वीज़ा नहीं देती, जो उनके लिए उनको लगता है कि ये लोग जाके वापस नहीं आएंगे, तो वो वहाँ से फिर किसी कबूतरबाज के लोगों के चक्रों में पड़ के, एजेंट्स के चक्रों में पड़ के बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं उन कंट्रीज़ का वीज़ा जहाँ पे आसानी से वीज़ा मिल जाता है, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें ग्वाटेमाला हो गया, मैक्सिको हो गया, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के बॉर्डर को टच करते हैं। उनका वीज़ा लेके पैदल जंगल के रास्ते, पानी के रास्ते, किश्तियों में, तालाब में और समंदरों के रास्ते लोगों को, जंगल के रास्ते जिसमें जान जाने का खतरा भी रहता है और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, तो वो लोग डोंकी के रास्ते जाते हैं जिनको यहाँ से कोई भी एम्बेसी वीज़ा नहीं देती है। सर, ये जो लोग डोंकी के रास्तों से जाते हैं कि वहाँ पर जाके करते क्या है? देखिए, फ़र्क क्या है कि अमेरिका एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जो इलीगल लोगों को बहुत ज़्यादा तरीके से सख्ती से पेश नहीं आ रहा था। अमेरिका अगर आप एक बार पहुंच गए, सबसे पहला जो काम रहता था, एजेंट्स के जो भेजते थे जिन लोगों को, डोंकी के रास्ते जाने वाले लोग या विजिटर वीज़ा पे, बिजनेस वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले लोग वहाँ पे ओवरस्टे होने से पहले पहले अपने पेपर अप्लाई कर देते हैं, जिनको एक हम टेक्निकल लैंग्वेज में असाइलम कहते हैं, रिफ्यूज़ी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। वो एक अपनी एक एप्लीकेशन लगाते थे कि जिसमें उनको ये मेंशन करते थे कि हमारे देश में हमारी जान को खतरा है और इसकी वजह से हमारे को यहाँ पे शरणार्थी दी जाए, शरणार्थी बनाया जाए, या फिर रिफ्यूज़ी दी जाए, या असाइलम अप्लाई किया जाए। ऐसे में उनका केस चल पड़ता था। केस चलने के बाद जब रिजल्ट आता था तो उसमें सालों लग जाते थे, और सालों के बाद अगर आपका केस अप्रूव हो गया तो उन एप्लीकेंट्स को पीआर मिल जाती थी। अब अगर आपने सर, कितना नोटिस किया, टाइम लग जाता है पीआर होने में? पीआर होने में ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीआर हो, पर केस 5-5, 7-7, 10-10 साल चलते थे।
अब आपने एक बात नोटिस की है कि अभी सिर्फ 104 लोग वापस आए हैं, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है, जा सकती है। रीजन बिहाइंड अब 104 लोग ही क्यों? ये वो लोग हैं जो अभी या तो बॉर्डर पे थे या कैंप्स में थे या अभी बॉर्डर से एंट्री कर रहे थे। अगर आपने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे होंगे, उनके न्यूज़ चैनल्स ने इंटरव्यूज़ हम्म। लिए हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं। कोई नवंबर में गया, कोई दिसंबर में गया, कोई 3 महीने पहले गया, कोई 2 महीने पहले गया, कुछ कोई। ऐसे भी है सर जो अभी जनवरी हाँ, में ही गए हैं। हाँ, मैक्सिमम ऐसे ही जी। हैं। अभी पुराने लोगों के लिए शायद खतरे की घंटी टल सकती है, जिन लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी रिफ्यूजी अप्लाई कर रखी है, जिनके केस अंडर प्रोसेस हैं। बट जो मौजूदा हालात हैं उससे ये नहीं लगता कि वो लोग भी बहुत देर तक वहाँ स्टे कर पाएंगे। गवर्नमेंट, क्योंकि देश उनका, कानून उनका, सरकार उनकी है, मर्जी उनकी है। अगर वो कंट्री चाहे निकालने पे आए तो वो, जिन लोगों के केस चल भी रहे हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले। उनके नेगेटिव रिजल्ट दे के, उनके अगेंस्ट रिजल्ट दे के, उनके फेवर में ना देते हुए उनको भी बहुत जल्दी डिपोर्ट किया जा सकता है। सर ये कौन से लोग हैं जो अवैध तरीके से लोग बच्चों को अमेरिका तक पहुंचाते हैं? देखिए, यहाँ पे ना हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट एंड कबूतरबाज। ये वो लोग हैं जिनको हम कबूतरबाज के नाम से जानते हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन करने का कोई जरिया नहीं होता, ना तो इनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये लोग इलीगल डॉक्यूमेंट तैयार करके, 2 नंबर के फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोगों के इलीगल तरीके से वीज़ा लेके देते हैं। कोई पहले मैक्सिको से ये काम चलाते थे, फिर ये ग्वाटेमाला से चलने लगा, फिर ये उसके साथ लगते कंट्रीज से चलने लगा। तो जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल हो या वीज़ा आसानी से लग जाता हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ना हो, ये छोटे मोटे एजेंट, जिनको हम झोला छाप एजेंट कह देते हैं, लोग उनको 40-40, 45-45 लाख रुपए दे के भी वहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज भी वो बच्चे भी जो स्टूडेंट वीज़ा पे भी हम जैसे लोगों से के थ्रू जाते हैं, वो भी जाके वहाँ ओवर स्टे करते हैं, वो भी जाके वहाँ पे वर्क वीज़ा में तब्दील नहीं करते, अपना यूनिवर्सिटी को चेंज करके अपनी नई I-20 नहीं लेते हैं, सर्विस ID चेंज नहीं करवाते हैं। अगर स्टूडेंट को यहाँ से हम वीज़ा दिलवाते हैं, उसको लगता है कि वो अपने वहाँ पे एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पा रहा, तो उसके पास अदर ऑप्शंस रहते हैं कि वो सस्ते कॉलेज में या सस्ती यूनिवर्सिटी में सर छोटे प्रोग्राम स्टूडेंट्स में। वहाँ पे जाके स्टडी छोड़ देते हैं तो वो बेसिकली illegal पर्पस हो वही, जाता आपके सवाल का जवाब मैंने अभी दिया ना, कि पर्पस सबका पैसा कमाना ही है। है। जी। दिस इज द रीजन के हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए और विजिटर्स वीज़ा के लिए, वो लोग जो जेन्युइन भी हैं उनको भी हर कंट्रीज ने वीज़ा देने से लगभग मना कर दिया। सर आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो विदेशों में जाके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से जा सकते हैं? देखिए, कौन सा सेफ? मैं सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, आप लोगों की टीम के और आपके बिहाफ पे, आपके चैनल के बिहाफ पे और अपने चैनल के बिहाफ पे, कि वीज़ा लेके जाकर पढ़ना और पढ़ाई के साथ साथ और पढ़ाई के बाद काम करना कोई बुरा काम नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। बट यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स को ज़रूर अलर्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई के तौर पे भेजिए, तभी भेजिए अगर आपके पास 3 से 4 साल की डिग्री का पैसा उसके आपकी पॉकेट में है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ करती है, तो आप अपने बच्चे को भेजिए। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से 15-20 लाख रुपया बच्चा लगा के 1 साल की फीस भर के चला जाता है। जाने के बाद उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि तूने पैसे लेके गया था, यहाँ से वापस भेज, और उधर से उसकी सेकंड सेमेस्टर की या थर्ड सेमेस्टर की फीस की पेमेंट आ जाती है। अब एक 18-20 साल का बच्चा अंडर प्रेशर कितना काम करेगा? वो फिर उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो आउट ऑफ द वे जाके, जो 20 घंटे पर आवर्स का काम होता है, वो कोई भी गवर्नमेंट इसलिए अलाउ नहीं करती कि आप पैसा कमा के अपने देश में भेजो। उनका पर्पस है कि वो आपके बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए बेनिफिशियल होता है और उसकी लिविंग कॉस्ट में हेल्प करने के लिए बेनिफिट देता है। जबकि हमारे यहाँ पे इन सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमारे बच्चे, और पेरेंट्स की वजह से, कि पेरेंट्स का प्रेशर होता तो वो 20 घंटे, तो वो वीक में क्या, वो 15 घंटे एक दिन में भी काम करता बच्चा, तो फिर वो पढ़ाई के साथ बैलेंस नहीं मैच कर सकता। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे वो फिर सिर्फ पैसा ही रह जाता है, करियर उसका ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप 3 या 4 साल की डिग्री या 2 साल की मास्टर्स, 1.5 साल की मास्टर्स, जो भी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने कोर्स चूज़ किया है,
उसको पूरा करके आप पढ़ते हैं तो फर्दर आपको ना सिर्फ वर्क परमिट मिलता है बल्कि आपको ग्रीन कार्ड भी मिलता है, पीआर भी मिलती है, सिटीजन भी मिलती है और आपका करियर भी, फ्यूचर भी ब्राइट रहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मुकेश बराड़ा जी, जिन्होंने आपको बताया कि आप कैसे यूएसए जा सकते हैं सेफ रूट से, डोंकी में ना जाकर, और पैसा भी कमा सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, पीआर भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इंटरव्यू के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।